नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हम हफ्तावार इस ट्रांसमिशन से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं। हमारी ये भी कोशिश होती है कि जिस बीमारी का बर्डन हमारी सोसाइटी कौम और सल्तनत को पेश आ रहा हो, उसके एक्सपर्ट बुला के उस बीमारी से मुतल्लिक़ कुछ ऐसे सवालात करें जो कि आपको थोड़ा सा भी इल्म हो जाए तो आप उस बीमारी से बचने की कोशिश करें। फिर कैंसर जैसे मौलिक अमराज हम उसके इब्तदाई सिग्नल आपको बताते हैं ताकि आपको शुरू में ही शक हो तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर या करीबी अस्पताल में जाके उसकी तशख़ीस कराएं और उसका इलाज कराएं। बीमारी नाज़रीन कोई भी हो, अगर शुरू में ही उसका आप इलाज कराएंगे और उस बीमारी को बर वक्त तशख़ीस कराएंगे तो उससे आपको मायूसी भी नहीं होगी और उस पर ख़र्चा भी कम आएगा। तो आज हम जिस इशू पे डिबेट करेंगे वो एक बड़ा ही सीरियस किस्म का इशू है और जो प्रिवेंटेबल है, उसको हर शहरी, हर शख्स, हर हेल्थ केयर वर्कर जो है वो ज़िम्मेदार है कि उससे बचा जाए। वो है अस्पतालों में भर्ती हुई इन्फेक्शन और उसके मुज़र असरात क्या होते हैं, क्या फाइनेंशियल बर्डन हमारी कौम पे पड़ता है, फैमिलीज़ पे पड़ता है। मरीज़ आता है इलाज कराने लेकिन अस्पताल में कुछ ऐसे जरासीम हमला आवर हो जाते हैं कि वो जरासीम उसकी जान ले लेते हैं और जिस्म के हर हिस्से को फेल कर देते हैं। इस डिबेट को डिस्कस करने के लिए आज पैनलिस्ट मेरे पास हैं। मेरे साथ एक बड़ी पॉपुलर और इंटरनेशनल फेम की हामिल डॉक्टर फुरकाना अख्तर है जो कि पंजाब किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में ट्रांसप्लांट सेंटर में इस वक्त एक्सपर्ट हैं इन्फेक्शस डिजीज़ की। बहुत अरसा बरतानिया में रहीं और वहाँ की से क्वालिफ़िकेशन MRCP भी उन्होंने किया, फिजिशियन भी हैं और बड़े करीब से ऐसे मरीज़ का इलाज करती हैं जिसको कि किसी मौलिक जरासीम ने हमलावर हो गया। और मेरे दूसरे मेहमान एक यंग फिजिशियन मियां हॉस्पिटल के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के बड़े मशहूर यंग फिजिशियन हैं, स्पोक्समैन भी हैं, मरीज़ों के स्पोक्समैन हैं, हमारे नौजवान डॉक्टरों के स्पोक्समैन हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के स्पोक्समैन हैं और दिन रात अस्पताल में टाइम गुजारते हैं और कोशिश होती है कि कोई मरीज़ जो मैं हॉस्पिटल में आए उसे किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या असबाब हैं कि हमारे मरीज़ों में जब वो इलाज के लिए आते हैं तो तकरीबन 30% मरीज़ जो हैं वो अस्पताल में कोई मौलिक मरीज़ जरासीम उस पर हमला कर देता है और वो उनके या तो उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है या उनके मसाने गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाती है या फिर उनके ज़ख़म जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाज़रीन जिसमें कि बहुत सारी इक्विपमेंट मरीज़ को लगा दी जाती है, वो उनका कोई ख्याल नहीं किया जा सकता, कोई नहीं करता कि उससे भी जरासीम जो हैं उनके जिस्म में एंटर हो जाते हैं। तो डॉक्टर फुरकाना अख्तर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। असबाब मैं आपसे पूछूंगा कि ये इन्फेक्शन होती क्या है, हमारी ज़रा नाज़रीन को पता लग जाए, कौम और सल्तनत को पता लगे और क्यों होती है इन्फेक्शन और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। हाँ जी, इन्फेक्शन या वबाई अमराज जो हैं वो जो बहुत ही छोटे किस्म के जरासीम हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, इन सब के नतीजे में होने वाले किसी भी जिस्म में बीमारी को इन्फेक्शन या वबाई अमराज कहा जाता है बेसिकली। तो इसके जो है सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जिस्म में जब वो इन्फेक्शन का जरासीम आएगा तो वो फिर इन्फेक्शन करेगा। अब ये कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में ये है कि आम तौर पे जो लोग कम्युनिटी से दाखिल होते हैं अस्पतालों के अंदर, तो उनके अंदर वो ख़तरनाक जरासीम नहीं होते जो कि हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में या वहाँ पे जो भी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं वहाँ पर हैं, उसके ज़रिए मरीज़ के जिस्म में चले जाते हैं। तो बेसिकली इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। इसको अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम करें तो एक हिस्सा ये है कि मरीज़ के अंदर कौन से ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि इन्फेक्शन को बढ़ने में मदद देंगे, जिसमें अगर किसी का शुगर का मर्ज़ है जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा, उम्र ज़्यादा है या बहुत जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी किसी भी दवाइयों की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, ये एक दूसरा अहम फैक्टर है। और इसके अलावा अगर किसी के गुर्दे या जिगर या जिस्म का कोई
कोई भी हिस्सा किसी बीमारी की वजह से काम नहीं कर रहा तो वो भी इन्फेक्शन को पनपने में मदद करता है। बाकी इन्फेक्शन के जो जरासीम हैं उनके हिसाब से तो जैसे कि अभी आपने फरमाया कि जैसे पुराने पहले कुछ सालों पहले तक अगर हम कहें तो जो बहुत मुश्किल से ट्रीट होने वाले जरासीम हैं या जिसको MDR जरासीम कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, वो इतने ज़्यादा नहीं थे या इतनी ज़्यादा उनके बारे में मालूमात नहीं थी। मगर अब क्योंकि दवाइयों के एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल से, चाहे वो कम्युनिटी के लेवल पे हो या फिर हॉस्पिटल्स के लेवल पे हो या मतलब फिजिशियन से प्रिस्क्राइब की हुई हो, तो इस सब की वजह से जरासीम जो है वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और इन पे आम जो दवाइयाँ हैं वो काम नहीं कर रही। और तीसरी चीज़ जो है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट और क्या कहते हैं जब भी पेशेंट दाखिल हुआ है अस्पताल के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उसको, जो भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, अगर कैनुला लगा हुआ है या पेशाब की नाली लगी हुई है या मरीज़ को सांस के लिए वेंटिलेटर पे डाला गया है या उसको कुछ लाइंस डली हुई हैं जिसे डायलिसिस कैथेटर या सेंट्रल लाइंस कहते हैं, उन सब से भी इन्फेक्शन हो जाता है। और हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉपर इन्फेक्शन प्रिवेंशन की ना होने की वजह से हमारे जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो मरीज़ है वो आता एक बीमारी के साथ है और जब वो इसका जो हॉस्पिटल में स्टे होता है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है इन सब इन्फेक्शंस की वजह से। ये डॉक्टर फरकाना आपने बजा फरमाया कि 2 महरक़ात ऐसे हैं जिसमें कि आपने बताया कि जरासीम अब अपना बिहेवियर चेंज कर चुका है और वो बिहेवियर इस किस्म का है कि आम और सस्ती एंटीबायोटिक्स जिसको कहते हैं हम, वो उस पर अटैक नहीं करती, वो जरासीम मरता नहीं और जरासीम फिर परवरिश पाता है अस्पतालों के कॉर्नर्स में, वार्डों में, ऑपरेशन थिएटर में, उसकी आबो हवा जो है अस्पताल की ख़राब हो जाती है। दूसरा आपने बताया कि कम्युनिटी से जो मरीज़ आते हैं वो भी इतने साफ़ सुथरे नहीं होते और उनके साथ बेशुमार जरासीम अस्पताल पे आ जाते हैं। तो इससे किस तरीके से बचाव हो सकता है इन 2 चीज़ें जी, जो कि हमारी कौम सल्तनत समझ जाए कि अस्पताल में अगर इलाज कराने जा रहे हैं तो वो इन बातों का ख्याल रखें। ठीक है। तो इसके लिए जो चीज़ ये कि पहले समझना पड़ेगा कि और क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन या जो आप कह लें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है, जिससे मतलब ये कि आम दवाइयाँ जो कि कॉमन यूज़ की पहले बहुत अच्छा काम करती थी इन्हीं जरासीम के ऊपर, अब इन पे इतना अच्छा काम नहीं कर रही। तो उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में साफ़ पानी, पीने के पानी की अदम फरहमी है। अब बहुत सारी जगह हैं, ऑलमोस्ट एक WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 40 to 60% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसको मैसर नहीं है पीने का साफ़ पानी। इसके अलावा सेवरेज और सैनिटेशन जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है हमारी कम्युनिटी लेवल्स के ऊपर, जिसकी वजह से अब जो कॉमन टाइफॉइड है, जैसे टाइफॉइड के लिए पहले बहुत अच्छी दवाइयाँ मैसर थीं और टाइफॉइड का जो कहते हैं कि जो इन्फेक्शन मरीज़ को होता है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं। तो सेवरेज के पानी की कंटामिनेशन की वजह से या ख़राब खाने पीने की जो अशिया होती हैं उनकी वजह से होता है। तो इन सब चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो हमारे मुल्क के अवाम हैं उनको क्या कहते हैं पानी का पीने का साफ़ पानी मुहैया हो। और अगर हम घर पे हैं तो हमें भी ये कि पानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बेशक हम कम्युनिटी फ़िल्टर प्लांट से या अपने घर के नलके का पानी, मगर हमने प्रॉपरली उसे बॉईल किया है, बॉईल करके ठंडा करके छान के इस्तेमाल करें तो वो पानी उसमें तकरीबन 99% जो जरासीम है वो मर जाते हैं। मेरे ख्याल ये हमारी जो डिबेट आज डॉक्टर फरकाना वो एक्सक्लूसिवली ये है कि कौम उल सल्तनत को बताएं कि अस्पतालों में इन्फेक्शन जो है, हाँ, उस इन्फेक्शन का कुछ परसेंटेज जो है बिल्कुल उसकी वजूहात आप लोगों की वजह से बनती हैं कि हमारे शहरी जो हैं साफ़ सुथरे कपड़े पहन के अगर अस्पताल आएँ। पहले ये होता था कि अस्पताल जब मरीज़ दाखिल होता था तो अस्पताल का एक ड्रेस पहना दिया जाता था और उस ड्रेस को किसी एंटी बैक्टीरियल डिटर्जेंट से धोए। अब भी कुछ अस्पताल हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, पब्लिक सेक्टर में भी हैं, लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि मरीज़ के आने से पहले ये देख लिया जाए कि कहीं उसके जिस्म पे तो मरीज़ नहीं, कोई जरासीम नहीं है। और फिर अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बात की, जब मैं हॉस्पिटल बना तो वो उन्होंने इनसाइड जो पुराना लाहौर सिटी है उससे 2 किलोमीटर दूर बनाया था, लेकिन अब उसके इर्द गिर्द इतनी आबादी हो गई है कि जैसा आप बता रही हैं कि जो सीवरेज का सिस्टम वो टाइफाइड के जरासीम को
फैलाने में मदद देता है। अगर सीवरेज का सिस्टम नाकिस हो और हॉस्पिटल की जो एयर है अगर वो पॉल्यूटेड हो तो सारे जरासीम जो हैं वो अस्पताल के अंदर प्रवेश पाना शुरू कर देंगे। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि रेजिस्टेंस जो पैदा हो गई है जरासीम में, इसको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं? जी, रेजिस्टेंस जो पैदा हो गई है इसके भी अगर आप कहें तो 3 या 4 लेवल्स हैं जिस पे जाके काम किया जा सकता है। सबसे पहले कम्युनिटी लेवल पे तो हमें अपने लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनमें आगाही फैलाने की ज़रूरत है कि हर बीमारी या हर बुखार जो है उसका इलाज एंटीबायोटिक्स नहीं होता। यूजुअली जब आप कम्युनिटी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो एज अ डॉक्टर आपके पास बहुत प्रेशर होता है, अगर आप नहीं भी देना चाहते तो पेशेंट की तरफ से, फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि एंटीबायोटिक्स ज़रूर देनी है, लाजमी देनी है। तो जो नॉर्मल डे टू डे के खांसी नज़ला ज़ुकाम हैं उसके अंदर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। जो डायरियल इलनेसेस हैं उसके अंदर भी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग सी डिजीज़ होती है, 1 से 2 दिन रहती है और ख़ुद ही ठीक हो जाती है सिर्फ सपोर्टिव मेजर्स के साथ। इसके अलावा हमारे यहाँ कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है कि किसी को भी कोई मसला है वो डॉक्टर को भी इवन कंसल्ट नहीं करेंगे, जस्ट मेडिकल स्टोर पर जाके मुझे ये दवाई दे दें, वो दवाई लेंगे। अब उसका डोज है सही या नहीं है, आपने अपना जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है, सबसे पहले ज़रूरत है कि नहीं है, फिर डोज उसका जो है सही है या नहीं है वो भी आप किसी तरह इंश्योर नहीं कर सकते, और जितनी रिक्वायर्ड ड्यूरेशन के लिए चाहिए वो भी नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है अस्पतालों में इन्फेक्शन का, ये डॉक्टर साहिबा अमेरिका बरतानिया में भी है, लेकिन वहाँ जरासीम दूसरे हैं और तरीके दूसरे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ ऐसे जरासीम पाए जाते हैं जो कि अब रेजिस्टेंट हो गए हैं। हाँ, तो अमेरिका वो अगर उस हिसाब से हम देखें तो एक आम शहरी या हेल्थ केयर वर्कर वो क्या एहतियात करे कि ये इन्फेक्शन एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में ना फैले, या मरीज़ के लवाकिन या रिश्तेदार जो अस्पतालों में आ रहे हैं वो कुछ एहतियात करके आएँ ताकि मरीज़ों तक कोई जरासीम ना पहुँचा दें। तो सबसे पहले वही कि एंटीबायोटिक्स जो है मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। जितने अरसे के लिए बताई गई है उतना अरसा लाजमी आप अपनी एंटीबायोटिक्स का जो ड्यूरेशन है वो पूरा करें। थर्ड थिंग ये कि अगर मरीज़ आपका अस्पताल में दाखिल है, और हमारे यहाँ एक कल्चर है कि अगर कोई अस्पताल में दाखिल है कि पूरी की पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो मरीज़ को देखने आई होती हैं, और फिर उसमें अगर उसको कोई वबाई मर्ज़ है तो उससे बाकी मरीज़ों को और जो लवाहकीन हैं उनको भी लगेगा। तो उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि विज़िटिंग आवर्स जो हैं उस पर स्ट्रिक्टली उनके साथ जो है ना रहा जाए कि विज़िटिंग आवर्स के अंदर आएँ, और अगर जिसकी बहुत ज़रूरत है कि वो आके मरीज़ को देखे, अव्वल तो कोशिश करें कि अननेसेसरी जितने भी विज़िट्स हैं उसको अवॉइड करें अगर आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरी है तो 1 या 2 अफराद, और उसमें भी कोशिश ये होनी चाहिए कि छोटे बच्चे और बूढ़े अफराद या जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी भी वजह से कम है, दवाइयों की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, वो मरीज़ के पास ना जाएं। और जब मरीज़ के पास जाएं तो एक जो है ना कोरोना ने हमें एक बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज़ कर दिया है हैंड हाइजीन के बारे में। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको शायद हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इतना ज़्यादा उसकी तरफ रुझान नहीं है। ये डॉक्टर फुरकाना आपने वजह फरमाया, हाथों को साबुन से धोना जो है इसमें कोई रस नहीं है, कोई बड़ी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। साबुन से मेहरबानी करके हेल्थ केयर वर्कर्स भी और हमारे वो रिश्तेदार जो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं वो भी अपने हाथों को बार बार धोएं, कम से कम 30 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से बहुत अच्छी तरह धो के फिर अपने मरीज़ से मुसाफिया करें। अदरवाइज़ आपका जरासीम मरीज़ पे जा सकता है और मरीज़ का जरासीम आपको लग सकता है। हम छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, वक्फे के बाद मैं इसी डिबेट को जारी रखूँगा और डॉक्टर सलमान काज़मी मेरे साथ हैं, मियाँ हॉस्पिटल के यंग फिजिशियन हैं, उनसे मैं ज़रूर पूछूँगा कि क्या असबाब हैं और किस तरह उसका तदारक किया जा सकता है। हमारे साथ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कौमुल सल्तनत के लिए अस्पतालों में इन्फेक्शन से बचाव के तरीके अपने स्टूडियो में आए हुए पैनलिस्ट से पूछ रहे हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर सलमान काज़मी जो कि यंग फिजिशियन है, मैं उनकी तरफ आता हूँ। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। आपका ये ख्वाब कब पूरा होगा कि मियाँ अस्पताल में आया हुआ मरीज़ जो है वो तारीफ़ें करके जाए, केक और बुके दे के जाए डॉक्टरों को? लेकिन ऐसा होता नहीं। बदकिस्मती से अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुराना है और उसमें डॉक्टर फुरकाना बता रही थी
कि ऐसे जरासीम पैदा हो गए हैं जिसमें कि हम भी ज़िम्मेदार हैं उसके, और पॉल्यूशन इतनी है, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, और बाहर की आबोहवा ठीक नहीं है, उससे वो लीथल जरासीम जो हैं हमारे मरीज़ों में हमला आवर हो जाते हैं। मरीज़ आता है सेहत याबी के लिए, लेकिन वहाँ से इन्फेक्शन लेके अस्पताल से बाहर हो जाता है। कम से कम 30% लोग जो हैं पाकिस्तान में, ये हैदराबाद की एक स्टडी में बता रहा हूँ कि 29 से 30% लोग जो है अस्पतालों में जरासीम लेके बाहर निकलते हैं, और वो बड़ी ही अजियतनाक चीज़ है कि उसमें स्टे लंबा हो जाता है, ख़र्चे पड़ते हैं, हुकूमत का ख़र्चा आता है, अस्पतालों की महंगी दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स ख़रीदनी पड़ती हैं। हम किस तरीके से इस चीज़ को बचा सकते हैं? आप उस अस्पताल में काम कर रहे हैं, तकरीबन आपको 1 डिकेड हो गई है, और ये वो ही अस्पताल है जहाँ पे मेरा भी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है गुजर चुका है, वहाँ पे मैं काम करता रहा हूँ। आप क्या बताएंगे? जी सर, जैसे आप हमारे उस्ताद भी हैं, सर्जन हैं बहुत बड़े, और आपकी वजह से हमने सीखा भी बहुत कुछ है इस हॉस्पिटल में। जब आपके टाइम पे हम तो उस वक्त थे नहीं, मगर लोग कहते हैं कि इस अस्पताल में जिस वार्ड में आज 20 बेड लगे हुए हैं वहाँ 10 बेड थे, और बेडों के दरमियान फासला। जैसे जैसे हॉस्पिटल ने ग्रो किया है तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसके बेड बढ़ते चले गए हैं, और 2800 बेडों पे ये हॉस्पिटल पहुंच गया है। और जगह आप देखें तो बेड ऑब्वियसली बेड या तो ऊपर वर्टिकल बिल्डिंगें बनती जाती हैं तो ये ऊपर को जा सकते थे, या बेड इंक्रीज हो सकते थे, या था कि बेडों के दरमियान में जगह कम कर दें। इसी तरह प्राइवेट अस्पताल जिन्होंने 100 बेड बनाए हुए हैं उन्होंने भी इस तरह किया कि बेडों को करीब करीब लगा दिया। उस वजह से अगर एक बीमारी का मरीज़ दाखिल होता है, एक मरीज़ को टीबी है, तो वो 4 मरीज़ों को और भी ट्रांसमिट कर सकता है। इसी तरह ICUs की सर सूरत हाल है कि ICUs में भी इन्फेक्शन कंट्रोल की उस तरह टीम्स जो हैं वो हैं, तो अस्पताल में टीम तो मौजूद है, और वो विजिट भी करते हैं, वो सैंपल्स भी एंटी माइक्रोबियल लेते हैं, उनके ऊपर एक गाइडलाइन भी इशू करते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि ICU में आमदोरफ्त जो है वो आप जितना मर्जी लाख रोक लें मगर अटेंडेंट फिर भी घुस जाते हैं, और जब भी उनको एक आप मना करें कि यार गुड प्रैक्टिसेस जो हैं उनको उस तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जब आप उनको कहें कि जूते चेंज कर लें वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कई डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते, और उनको मल्टीपल टाइम्स हमने समझाया कि यार आप जूते तब्दील करें, किट पहने। जिस तरह प्राइवेट अस्पतालों में अगर आप जाएं तो वहाँ पे बाकायदा आपको अंदर घुसने नहीं देते, कई प्राइवेट अस्पतालों में भी यही हालत है, जो कि बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में। तो ये डिपेंड करता है कि उस यूनिट का जो हेड है उस ICU का या उस डिपार्टमेंट का, वो उसके कितना स्ट्रिक्टली इन्फेक्शन कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर रहा है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक इदारा 2010 में कायम हुआ, और उसने बाकायदा इंडिकेटर्स जारी किए हैं कि आप इन्फेक्शन कंट्रोल के ये प्रोटोकॉल जो हैं इनको इम्प्लीमेंट करें अपने हॉस्पिटल में, वरना आपके अस्पताल को लाइसेंस नहीं मिलेगा। उस वजह से बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों ने इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हैं, उनके माहाना इजलास करते हैं, उनको उन जो कल्चर्स लेते हैं ICUs के, कोशिश करते हैं कि सफाई करें। आप 2018 में हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक पॉलिसी लेके आए थे कि जेनिटोरियल सर्विसेज आउटसोर्स कर दी हैं। अब जो अस्पताल अक्सर हैं वो ठेके के ज़रिए सफाई करा रहे हैं। अब अगर कंपनी अच्छी हो जिसको आउटसोर्स की हुई हो और वो प्रॉपर डिटर्जेंट्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे तो बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो सकती है और इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है। मगर उसके अंदर भी कई फ्रॉड कंपनियां आ गई हैं। लेकिन डॉक्टर काज़मी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, आपकी बिल्कुल बात सही है कि गाइडलाइंस वहाँ पर हैं जी सर, और उस गाइडलाइन पे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटियाँ हर अस्पताल में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो उनका जो डिसीजन होता है या उस पर एजेंडा जो होता है या उसकी कंक्लूजन जो होती है वो किस हद तक उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसकी कोई सर्विलेंस नहीं है। जी सर, ये बिल्कुल ऐसे ही है, सर्विलेंस भी नहीं है, और उसके बाद ना वो दोबारा उसको देखा जाता है कि ये जो पिछली दफ़ा फैसले हुए थे उसकी कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। असल में लोगों पे भी डिपेंड करता है कि हर अस्पताल ऐसे लोग हायर करें जो इन्फेक्शियस डिजीज़ से रिलेटेड हों, वो ओनरशिप लें। सर्विसेज अस्पताल में जिस तरह डिपार्टमेंट एक इन्फेक्शियस डिजीज़ का मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि सर्विसेज अस्पताल में डिपार्टमेंट बनने से कोई इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है या वहाँ कोई कमी हुई है। असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इन्फेक्शियस डिजीज़ वालों का, ओनरशिप लेना, फिर जो हेड नर्सेज ICUs को डील कर रही हैं उनकी ट्रेनिंग्स कराना, उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग टीम लगाना, दिन में 4-4 दफ़ा उनको चेक करना कि वो जो कैथेटर यूज़ कर रहे हैं वो कोई ऐसा तो नहीं है कि बाहर ही पड़ा हुआ उठा के वो यूज़ कर लिया वेंटिलेटर की सक्शन करने के लिए। और कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपने अक्सर देखा होगा कि ये, बल्कि मैं आवाम को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि पेशाब की नाली डलवाने जाते हैं तो वो सफाई वाला बंदा जो है वो पेशाब की नाली उठा के ला के डाल देता है। वो शायद इसलिए कर रहा होता है कि शायद अटेंडेंट जो है वो मुझे 150 रुपये दे देंगे या 200 रुपये मैं कमा लूँगा इस तरह। तो वो शिकार की तरह वो देख रहे होते हैं कि किस मरीज़ को पेशाब की नाली डलेगी तो हम इसको डाल दें। तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप नाली हमेशा डॉक्टर से डलवाएं, कोई भी नाली डलवाएं। ये तो गवर्नेंस ठीक नहीं है ना अस्पतालों की। अगर जहाँ पे एक स्वीपर अगर पॉलिश डाल रहा है, पेशाब की नाली डाल रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
जो है आयद वो जो ड्यूटी डॉक्टर बैठा हुआ उसे चाहिए, वो जो देख रहा है उसके सामने तो नहीं उसे किसी को डालने देनी चाहिए। और उसके अलावा सर अताई एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बेतहाशा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करी जा रहे हैं, और जो मरीज आता है उसको टीका भी लगाते हैं, स्टीरॉयड भी देते हैं और साथ उसे एंटीबायोटिक की गोलियां भी देते हैं। जब तक मैं नताइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, इनका सफाया नहीं करेंगे, जावेद अकरम साहब इस वक्त वज़ीर सेहत है, उनका बड़ा एक एजेंडा है, वो बाहर अपनी मीटिंग में हेल्थ केयर कमीशन में रखते हैं कि जी नताइयों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो मेरा तो ये पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि पुलिस इनके खिलाफ भरपूर जाली डॉक्टरों की कार्रवाई करे, ताकि जो एक मर्जी का इलाज जारी है, जो जिसका दिल चाहता है वो कर रहा है, वो कम से कम उस चीज़ को डेटरेंस आए और उसको रोका जा। मेरा ख्याल आपकी ये बात सही है कि जो हमारे शहरी हैं कौम मुल्क सल्तनत ये भी देखे, सोसाइटी हमारी अवेयरनेस, हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ आगाही के लिए है कि वो जब इलाज कराने जाएं या अपना कोई छोटा सा भी ऑपरेटिव प्रोसीजर कराने जाएं तो ये ज़रूर देख लें कि उस अस्पताल में कितनी सफाई है और स्टरलाइजेशन सिस्टम क्या है, और उस अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ऐसा तो नहीं है कि बाहर से मिट्टी उड़ के आ रही है और वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं। आपने बताया कि बिस्तर 7-7 हो चुके हैं और इंतहाई निगहदाश्त का जो शोबा होता है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होती है। मैं डॉक्टर फुरकाना से पूछता हूँ, डॉक्टर फुरकाना आपने मुझे ये बताया शुरू में कि जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो इतनी हो चुकी है कि आम एंटीबायोटिक्स उस पर इफ़ेक्ट नहीं करती। हम इसको किस तरीके से बचा सकते हैं? अमेरिका ने तो इन्फेक्शन डिजीज़ एसोसिएशन बना दी है और वहाँ की वो इन्फेक्शन डिजीज़ एसोसिएशन की रिकमेंडेशन चलती है, तमाम अस्पतालों में चलती है, उसके हिसाब से काम करते हैं। वहाँ इंसिडेंस अगर 8 या 9% है इन्फेक्शन का, तो हमारे मुल्क में 30% पहुंचा हुआ है। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, मगर अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी MMIDSP जो है एक बहुत फ़ाल इदारा है जो कि इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन के लिए और आगही के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनकी गाइडलाइंस होती हैं और वो काफ़ी काम कर रहे हैं। जिसकी मैं भी मेंबर हूँ और बहुत ज़्यादा जितने भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान के इन्फेक्शियस डिजीज़ के शोबे से जो लोग हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वो सब उससे एफिलिएटेड हैं। अच्छा, बाकी जो आपने बताया कि ताकतवर या मज़ाहमत किस्म के जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, उसके लिए हमें कम्युनिटी के लेवल पे जो हम कर सकते हैं कि हम एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल ना करें। हर चीज़ का, हर बुखार का इलाज एंटीबायोटिक्स नहीं है। जब हम ये समझ जाएंगे और मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे के बगैर ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकाना, हमारा टाइम कम हो गया। मैं दोबारा कोई एक और नशिस्त में आपको ज़रूर दावत दूंगा, और डॉक्टर सलमान काज़मी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कौम मुल्क सल्तनत को सिर्फ एक सिंपल, सस्ता और बग़ैर किसी इक्विपमेंट के होते हुए एक तरीका जो है वो अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, मरीज़ के पास जाते हैं तो फिर भी धोएं, और हेल्थ केयर वर्कर्स भी हमारे जो हैं वो हैंड वाश। और अस्पतालों में सलमान काज़मी, मुझे ये पूरा यकीन है कि आप ज़रूर देखेंगे कि हर 6 बेड के बाद एक हैंड वाशिंग बे होनी चाहिए, सिंक होनी चाहिए और अच्छा सैनिटाइजर्स अवेलेबल होने चाहिए, और मतलब प्रॉपर वॉशिंग एरिया। मतलब हैंड हाइजीन एक वो चीज़ है जिसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि किसी की भी बेसिक फाउंडेशन है। तो हैंड हाइजीन के बगैर, हाथों को साफ रखे बगैर किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचाव मुमकिन नहीं है। तो आप बहुत हाई-फाई इन्फेक्शंस को भी सिर्फ हैंड हाइजीन से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए और टॉपिक भी बताएं, मैं उसी पे उसके एक्सपर्ट बुला के आपके लिए कुछ अहम सवालात करूँगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।